प्रशासन में आप पूरे प्रदेश में देख रहे हैं कि जिस तरह से मतलब जो दौर है उसमें आमतौर पे अफसर ये मानते हैं कि सत्ता के अनुकूल रहिए, अपना उल्लू सीधा करिए, मतलब अपना स्वार्थ सिद्धि करिए और फिर जो है मजे लीजिए, मलाई काटिए। एक आमतौर पे ये छवि है हम जर्नलिस्टों के दिमाग में प्रशासन की, प्रशासक की जो है। आप बाबा रिटायर हो गए हैं, आप इस पे क्या कहेंगे? मतलब कि आपको जो जीवन में लोग दिखे या बहुत पैसे जो उन्होंने बना लिए, अब बहुत ही उनको सत्ता के करीब रहने की आदत है, बड़े लोगों की बात मानते हैं, गरीबों का एजेंडा ही नहीं होता है उनके जीवन में, उनके दिमाग में। सारे शौक, मतलब होता है ना कि जो IAS IPS जो है, PCS, ये खुदा के लोग होते हैं, ईश्वर के लोग होते हैं और ये शासक होते हैं और ये पैदा ही हुए हैं मतलब राज करने के लिए। तो आप इस पूरी भीड़ से अलग हैं, तो उनको देख के लगता नहीं कि मतलब हम किसी गलत राह पे हैं, हमें भी पैसे खूब उलिसने चाहिए थे, खूब कमाने चाहिए थे। आप आदिवासियों के लिए काम करते हैं, आप बावरियों के लिए काम करते हैं, आपका एरिया बिल्कुल अलग है। तो ये मतलब कंट्रडिक्शन है, थोड़ा अजीब सा लगता है कि आप अजीब से आदमी हैं इस दौर में। यशवंत भाई, मैं आपको बताऊं कि जब हमने नौकरी शुरू की थी तो 1700 रुपये महीने वेतन मिलता था उस समय 88 में। आज जब मैं नौकरी को छोड़ा हूं तो 2,30,000 रुपये वेतन था। तो मुझे लगता है कि जो आपकी मौलिक आवश्यकताएं हैं, सरकार खुद ही इतनी व्यवस्था करती है वैधानिक ढंग से कि एक जो बेसिक नीड आपकी है, एक रीजनेबल नीड है, वो शासन से पूरी हो जाती है, पूरी ईमानदारी से भी पूरी हो जाती है। आपको चाहिए क्या? एक छत चाहिए और जिंदगी में बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए चाहिए, तो क्या 2-2.5 लाख रुपए तनख्वाह कम होती है क्या? और अगर मैं पैकेज ग्रुप में जोड़ूं, एकेडमी में पढ़ाता भी हूं मैं अधिकारियों से कहता हूं कि अगर आप सिर्फ वेतन को ही मत देखो, जो सारी सुविधाएं हैं अगर सबको जोड़ दीजिए तो कोई भी अधिकारी जो शुरू में ही सर्विस ज्वाइन करता है, भले ही उसको वेतन लगता है कि उसको 50,000 60,000 मिल रहा है PCS और IAS का, लेकिन उसका पैकेज टोटल उस समय भी 2.5-3 लाख रुपए पर मंथ से कम नहीं बनता है। आपको मकान फ्री है, गाड़ी मिलती है, सहायक मिलते हैं और सबसे बड़ा डिग्निटी मिलती है, सम्मान मिलता है। जनता आपको सम्मान की दृष्टि से देखती है कि आप अधिकार युक्त व्यक्ति हैं। इसका कोई मूल्य नहीं होता। इसके बावजूद भी कोई अगर उसमें इधर उधर की हरकतें करता है तो बहुत ही दुस्साहस की बात है। और मैं मानता हूं 2 तरह के अधिकारी हैं। एक तो वो हैं जो अच्छे अधिकारियों की बात कर रहा हूं, वो 2 धारा के हैं। एक तो ये हैं जो लगातार सरकार को कोसते रहते हैं और उसके बीच से एक क्रांतिकारी व्यक्तित्व के रूप में उभरने की कोशिश करते हैं। दूसरे अच्छे अधिकारी ऐसे हैं जो शांत रूप से शासन की जो योजनाएं हैं, नीतियां हैं, क्योंकि नीतियां तो लोक कल्याणकारी हैं, वो संविधान चाहे सरकार जो हो, ठीक बात है, कोई भी सरकार हो, एग्जीक्यूट करने की, अगर वो एग्जीक्यूशन अगर शांतिपूर्ण ढंग से, पब्लिक फ्रेंडली होके, जनोन्मुख होके अगर करे, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई अवरोध ऐसा नहीं आता है। छोटे मोटे अवरोध आते हैं, लेकिन अगर नेताओं को भी लग जाए कि ये अधिकारी जनोन्मुख है और ये अपने लिए भी गलत काम नहीं करता है, तो कोशिश करते हैं लोग, लेकिन बाध्य नहीं करते। तो इसलिए अगर कोई ये बहाना मानता हो कि राजनीतिकरण की वजह से हम करप्ट हो रहे हैं या राजनीति की वजह से हम जनता के साथ फ्रेंडली नहीं हो पा रहे हैं, इस बात को मैं बिल्कुल स्वीकार नहीं करता। कैसे आप जो है अफसरशाही की तरफ आपका रुझान बढ़ा और इलाहाबाद से आप पढ़े लिखे हैं, तो कैसे, कब आपने एग्जाम दिया, कैसे आप उत्तीर्ण हुए? थोड़ा सा देखिए, अफसरशाही में जाने का तो मेरा विचार था नहीं जी। और प्रगतिशील छात्र संगठन के कुछ विचारों से जुड़ा था मैं और मुझे लगता था कि समाज सेवा करनी चाहिए। लेकिन जो पूर्वांचल की धरती की एक जो कैरेक्टरिस्टिक है कि परिवार के लोग जिद करते हैं कि आप नौकरी में आओ, और माँ बाप जिन्होंने पाला पोसा है, जिनके कारण हमारा अस्तित्व है, उनकी बातों को नकारना पूर्वांचल की संस्कृति में बहुत होता नहीं है। इसलिए पिता की बात मान करके मैं आया और मुझे लगा कि यह एक, चूंकि पावर का इस्तेमाल 2 तरह हो सकता है, या तो आप करप्शन में करिए या समाज सेवा में करिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट से बड़ा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकता जो लोगों की हेल्प कर सके। तो मुझे लगा अगर गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, अगर उनको इम्प्लीमेंट करने में अगर एक पॉजिटिव भूमिका के साथ, सकारात्मकता के साथ लगो, तो ये भी एक जन कल्याण का बहुत बड़ा माध्यम हो सकता है। तो बाद में मैंने इसके साथ अपने को और पिता के आदेश को दोनों के साथ समायोजित करके इसमें आया। और कौन सा एग्जाम दिया था आपने? मैंने PCS परीक्षा दिया जी।
और चूंकि मेरा मन नहीं था आईएएस बनने का, नौकरी करने का, जी नौकरी का मन नहीं था, तो मैंने सर्विस में एग्जाम देने का मन नहीं बनाया था। अचानक उस समय एज सिविल सर्विसेज की 26 साल हो गई थी, अच्छा 2 अटेम्प्ट बचे थे, अच्छा तो मैंने फिर पीसीएस का भी दिया और वो भी फिजिक्स का स्टूडेंट होकर के मैंने हिस्ट्री और फिलॉसफी से दिया। क्या बात है। अच्छा तो उसमें तो पहली बार में सफल हो गया। पीसीएस में और जो आईएएस के 2 ही अटेम्प्ट बचे थे एज घटने की वजह से, उस समय एज कम हो गई थी अचानक, तो उसमें हमने फिजिक्स लिया सब्जेक्ट, साइंस सब्जेक्ट लिए, और उसमें सफलता नहीं मिल पाई थी, जी। लेकिन इसके माध्यम से जो भी सेवा करने का अवसर मिला। तो आपकी ये आप कब सिलेक्ट हुए थे और पहली तैनाती कहाँ पे थी आपकी? मैं, यही बड़ा संयोग है जी कि मेरी पहली तैनाती 88 में 31 अक्टूबर को ज्वाइन किया था सर्विस, और ट्रेनिंग के बाद पहली तैनाती मेरी आजमगढ़ में हुई। अरे वाह। और आजमगढ़ के जिस कलेक्टर के कक्ष में हमने जाकर के ज्वाइनिंग दिया था जी 88 अप्रैल में, जी उसी कक्ष से मैं 31 मई को एज कलेक्टर रिटायर रिटायर हो हो गया। गए। ये भी एक बहुत अजीब सा संयोग है जो ठीक बहुत बात। ही कम मिलता है। बहुत कम मिलता है। तो आजमगढ़ से यात्रा शुरू हुई थी, आजमगढ़ पर समाप्त हुई। बीच में मैं आयुक्त ग्राम विकास भी 1.5 साल था, और उसमें भी लोगों के साथ जुड़ने का और अन्य जगहों पर जो आपने बहुत ढेर सारे प्रधानों को जेल भेजा, ऐसा मतलब मैंने सुना है, क्या ऐसा सच है? देखिए, जो कोरोना के समय में जी प्रदेश सरकार ने धनराशि दी थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो मनरेगा का जो पैसा बचा हुआ था जी मजदूरी का, जी लेकिन उसमें तमाम प्रधानों ने कोशिश किया कि उनके अंगूठे लगवा के हाँ, मतलब सिस्टम 500 रुपया दे, बाकी पैसा सब ले ले लो है। तो उसमें फिर हमने करीब 7 प्रधानों को जेल भेजा। 7 को जो है। इसके बाद 3 दिन के अंदर 7 को जेल भेजा था। उसके बाद इसका इतना बड़ा प्रभाव पड़ा बाकी कि सब मजदूरों को कोई समस्या नहीं हुई फिर, क्या बात। और मजदूरों को आसानी से भुगतान हो गया। इसी तरह हमने जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जी पीडीएस गड़बड़ी करने वाले भी 17 राशन विक्रेताओं को भी जेल भेजा। अच्छा हमने कहा एफआईआर नहीं, जेल भी होना चाहिए, ताकि तो उसका प्रभाव होगा। बिल्कुल। और उसका परिणाम रहा कि जो शासन की नीति थी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जो फ्री बंटने का, उसमें पारदर्शिता और ईमानदारी बेहतर हो पाई, जिससे कि आम आदमी की मदद हो। तो मतलब आपको तो बड़ा कोमल हृदय माना जाता है, कभी भी हैं आप, और आप इतना मतलब सख्त रवैया अपनाते हैं जो करप्ट हैं और जो भी मतलब जनता के खिलाफ या जनता के पैसे का जो गबन कर रहे हैं, तो मतलब ये क्या संदेश जाता है सर आपका, जो मतलब? यशवंत भाई, जो व्यक्ति संवेदनशील होगा, जी तो स्वाभाविक रूप से संवेदना का मतलब ही होता है कि वंचितों और आम आदमी के प्रति जी एक लगाव होना। तो अगर आम आदमी के अधिकारों का कोई हनन कर रहा है, उसको इंटाइटलमेंट के साथ कोई डाका डाल रहा है, तो हमारी संवेदना तो यही कहती है ना, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई जो व्यवस्था उसके तहत होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये संवेदनशीलता का ही परिणाम है जो कार्रवाई हुई। आप सब नोएडा में जिलाधिकारी रहे, आजमगढ़ में रहे। आजमगढ़ में आपने तमाम मतलब खासकर वहाँ की जो नदी है, पानी के मुद्दे पे आपने काफ़ी काम किया, जिसकी आजकल काफ़ी चर्चा है। और हम जैसे लोग जो थोड़ा सोचते हैं कि धरती को जो मतलब जल है, पानी, जो हवा है और तमाम जो प्रदूषण है, उसको ठीक करना चाहिए। तो वहाँ पे आपने पर्यावरण, पानी, साहित्य, कल्चर, लोक कला, इन तमाम मुद्दों पे काम किया। अरविंद कुमार सिंह के नेतृत्व में जो तमाम प्रोग्राम भी हुआ था वहाँ पे, जो है मतलब होने जा रहा था, जिसमें हम लोग गए भी थे, लेकिन वो लॉकडाउन हो गया था। मैं पानी वाले मुद्दे पर आना चाहता हूँ कि इस पे आपने क्या किया है और हम लोगों को क्या करना चाहिए? मतलब हम बतौर जागरूक नागरिक जो है, हम चाहते हैं कि हम भी पानी के लिए कुछ करें। जब मैं नोएडा में कलेक्टर था, जी। तो मैंने कंपनियों को मोटिवेट किया यहाँ पर सीएसआर में, जी। और 1 महीने के अंदर हमने 350 तालाब खुदवाए थे यहाँ नोएडा में। नोएडा में। उसमें सरकार का कोई धन नहीं लगा था। इसी तरह शामली में भी इसी तरह कुछ दिन था, सहारनपुर में, आजमगढ़ में, या अन्य क्षेत्रों में जहाँ पर हम एडीएम भी थे या अन्य पदों पर थे। क्योंकि बड़ा बेसिक मुद्दा है कि हम अगली पीढ़ी को अगर प्यार करते हैं, अपने बच्चों को प्यार करते हैं, तो उनको अच्छा पर्यावरण देना होगा और अपनी सांस्कृतिक जड़ से जोड़ना होगा। चाहे वो शिक्षा पद्धति हो, चाहे वो पर्यावरण का मुद्दा हो। अगर हम अपनी मौलिक सांस्कृतिक विकास क्रम से नहीं जुड़ते हैं और अपने पर्यावरण को, जो बेसिक हमारी बायोलॉजिकल नीड है, आज कोरोना है,
आप देख लीजिए जहां पर पानी हवा शुद्ध है, जहां प्रदूषण कम है, वहां के लोग बहुत तेजी से उसको सहन कर ले रहे हैं। महानगरों में इसका प्रकोप इसलिए ज्यादा है कि वहां पर पर्यावरण उचित नहीं है। तो इसलिए अगर हम कम से कम 70% गाँव में बसता है भारत, कम से कम गाँव के पर्यावरण को तो हम सुरक्षित रख लें, वहाँ के तालाब को तो सुरक्षित रख लें, नदियों को सुरक्षित रख लें, और शहरों में भी जितना संभव हो। एक हमने बात कही थी, हो सकता है कि आपसे चर्चा किसी विषय पर कभी किसी ने किया हो या ना किया हो। मैं जब नोएडा में था, एक हमने आंदोलन शुरू किया था ऑक्सीजन ऑडिटिंग का। अच्छा। कि हर सेक्टर में मैंने अथॉरिटीज को मोटिवेट किया था, काम शुरू भी हो गया था, मेरे जाने के बाद फिर रुक गया, कि कितने हम कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करने वाली एक्टिविटी करते हैं और कितना हम ऑक्सीजन जनरेटिंग हमारे प्लांट या एक्टिविटीज होती हैं। अच्छा। तो अगर उस ऑडिट में देखेंगे आप, अगर किसी सेक्टर को ले लें, नोएडा, दिल्ली, कहीं भी महानगरों को, तो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेशन ज्यादा हो रहा होगा कई गुना। वनस्पति की उसको बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन का हमारे पास जो बैंक है वो कम है। तो जब तक ये ऑक्सीजन बैंक को, अगर हम अपने खातों में, बैंकों के बैंक में तो बहुत चक्कर में रहते हैं, रुपए के इकोनॉमिक बैंक के, लेकिन जो असली जीवन हमारा है ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन बैंक के बारे में चिंतित नहीं होते हैं। और नए पीढ़ी को और हम सब लोगों को लग करके इस ऑक्सीजन बैंक के बारे में सोचना होगा। और पानी भी उसका हिस्सा है, क्योंकि पानी में H2O होता है। तो ऑक्सीजन हमारी लाइफ है। अगर केमिस्ट्री की एक भाषा में बोलूं कि ऑक्सीजन इज लाइफ, कार्बन डाइऑक्साइड इज डेथ। अगर हम ऑक्सीजन बैंक नहीं बढ़ाएंगे तो ये बैंकों में रुपया रख लेने से हम बच्चों का कोई कल्याण नहीं कर पाएंगे।